हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की हिंदी बुक वितान भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 जूझ। जूझ कविता आनंद यादव जी द्वारा लिखी गई है और इसमें जूझ का मतलब होता है संघर्ष करना यानी परिश्रम करना। इसमें हम पहले अपने राइटर आनंद यादव जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आनंद यादव जी का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम है आनंद रत्न यादव जी। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने मराठी बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता, समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्होंने 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, पर जूझ का कहानी के ऊपर 1990 में उन्हें साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ। जूझ कहानी मूल रूप से मराठी उपन्यास जोभी से ली गई है, जिसके लेखक डॉक्टर आनंद यादव है। इस मराठी कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर द्वारा किया गया। डॉक्टर आनंद रत्न यादव का मूल नाम आनंदा रन्नप्पा जगाते हैं। जूझ अर्थात जूझना या संघर्ष करना कहानी आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए आनंद यादव ने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने व पढ़ने लिखने के लिए भी संघर्ष किया। भाई यहाँ लेखक ने अपनी आत्मकथा का एक हिस्सा, एक अंश इस कहानी में उतारा है। भाई उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने से लेकर संघर्ष करने, पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष करने तक के विषय में सब कुछ इन्होंने बताया है। फिर अपनी लगन व मेहनत से साहित्य जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। यहाँ पर इन्होंने पढ़ने लिखने के लिए कितना परिश्रम किया और किस तरह उन्होंने सर्वोच्च मुकाम हासिल किया, इस चैप्टर के विषय के पढ़कर हम जानेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत करते हुए आनंद यादव कहते हैं कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके पिता, जिसको वो दादा कहकर पुकारते थे, रन्नप्पा, ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया और वो घर पर खेत के कामकाज में हाथ बटा सके। उनके पिता स्वयं तो घर का कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन घूमने फिरने, आराम व मौज मस्ती करने में बिता देते थे। भाई इसमें बताया है जूझ पाठ में कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। आनंदा का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता ही रहता था, लेकिन दादा के सामने, दादा वो अपने पिता को कहते थे, खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती। भाई उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने दादा के सामने खड़े होकर पाठशाला जाने की बात वो कह सके। पूरी कहानी महाराष्ट्रीयन भाषा में, मराठी भाषा में है, तो ये यहाँ पर पिता को दादा कहकर सम्मोहित किया गया है। मैं पढ़ने जाऊंगा, डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। भाई उसे यह डर लगता था कि अगर मैं अपने दादा के सामने ये कह दूं कि मैं पढ़ने जाऊंगा, उन्हें डर लगता था और वो ये इस बात से डरते थे कहीं वो उनकी हड्डी पसली एक ना कर दे, उनकी पिटाई ना कर दे। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। भाई वो इस ताक में लगा रहता था, इसी इंतजार में रहता था कि कोई उसके दादा यानी पिताजी को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत के में काम करते रहने पर भी
हाथ कुछ नहीं लगेगा। आनंदा को इस बात पर विश्वास था कि अगर वो जन्म भर भी खेत में काम करेगा तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। भाई वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना वो पढ़ लिख कर कमा पाएगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। बाबा यानी दादाजी, उन पिता के पिताजी। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। भाई जो हमारे बाबा के समय था वह अब हमारे दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। भाई खेती बाड़ी करना हमें गड्ढे में धकेल रही है, यानी हमें गरीबी की ओर ले जा रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे। भाई आनंदा कहते हैं अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी और 4 पैसे हमारे हाथ में रहेंगे। विनोबा अन्य अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। भाई वो कहते हैं कि विनोबा अन्य की तरह मैं भी कोई धंधा कारोबार कर लूंगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। भाई आनंदा के मन ही मन में ये इस तरह के विचार चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोहलू चलाना होता है। भाई दिवाली के बीत जाने पर महीना भर, 1 महीने तक ईख पेरने का यानी गन्ने का ईख पेरने का कोहलू चलाना पड़ता है। कोहलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। जी उनके दादा समझते थे, आनंदा के दादा समझते थे अगर कोहलू जरा जल्दी शुरू कर किया जाए तो ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। वे उनके दादा की समझ ये कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोहलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुत हो जाती। भाई जब चारों ओर हर जगह हर खेत में कोहलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती थी और भाव नीचे उतर जाते थे। उस समय नवंबर 1 और नवंबर 2 का गुड़, नंबर 2 और नंबर 1 का गुड़ बहुत आता है और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। भाई उस समय 1 नंबर का गुड़, 2 नंबर का गुड़ और बहुत आता था बाजार में और हम नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता, हमारे नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता था। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। भाई जो बाकी के किसान थे, बाकी खेतों के किसान थे, वो और दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रखने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। भाई देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। भाई ईख जितनी ज़्यादा खड़ी रहेगी पानी में, उसका पानी गाढ़ा होता जाएगा और गुड़ ज़्यादा निकलता रहेगा। दूसरे खेतों के लोग यह समझते थे, लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। भाई दादा यह समझते थे कि गुड़ ज़्यादा निकले ना निकले पर भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोहलू सबसे पहले शुरू होता था। भाई सारे गांव में हमारा कोहलू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ। भाई इस साल भी कोहलू शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए और सबसे पहले हम लोग निपट गए, आगे के काम में लग गए और आगे खेती बाड़ी के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। हमारे घर के सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। भाई माँ धूप में कंडे यानी गोबर के उपले बना रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। भाई मैं कंडों में पानी डाल रहा था, बाल्टी में पानी भरकर। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे। भाई हम माँ बेटा कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। भाई घर पर हम दोनों ही थे और मैंने सोचा कि अपने पढ़ने की बात अपनी माँ से कहनी चाहिए और मैंने यह सोचकर बात छेड़ ही दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। भाई माँ उसकी बात सुनकर बोली, अब तू बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरेहाला सूअर की तरह गुर्राता है। भाई अगर मैंने तुम्हारे दादा के सामने
पढ़ने लिखने की बात करी तो वह बरहेला सूअर की तरह यानी बीड़े हुए सूअर की तरह गुर्राता है, गरजता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। भाई माँ के मन में तो जंगली सूअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। वो किसी भी बात को बरहेला सूअर यानी जंगली सूअर से कंपेयर करती थी। अब मल्ला यानी खेती के सभी काम बीत गए थे। भाई खेती के सभी काम बीत गए थे। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया था। भाई मेरे लिए अब खेती के काम के सिवाय कुछ और करना तो नहीं रह गया था। इसलिए कहता हूँ, तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। भाई तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। जो दत्ताजी राव कौन थे? आनंदा के अध्यापक। भाई सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। वो अपनी माँ से कहते हैं कि वो दत्ता जी के पास जाए और मेरे पढ़ने के बारे में कहे। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। उनकी माँ कहती है कि आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। भाई हम दोनों वहाँ चलेंगे और मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। भाई अगर आनंदा अपनी माँ से कहते हैं कि अगर तुम उन्हें दत्ताजी राव जी को सब कुछ अच्छे से समझा दोगी तो वो दादा को अच्छे से ठीक प्रकार से समझा पाएंगे। ठीक है चलेंगे। आनंदा की माँ कहती है ठीक है बेटा चलेंगे। माँ ने हाँ तो की। भाई माँ ने हाँ तो कर दी, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। भाई माँ हाँ तो कर रही थी पर उनकी हाँ में भी उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। भाई आनंदा को मालूम था कि इतना सब कुछ करने पर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। भाई वो मेरा मन रखने के लिए जाने को तो तैयार हो गई, लेकिन मेरी तड़पन वह समझती थी। भाई वो मेरी तड़प को भी समझती थी, पढ़ने की तड़प को भी समझती थी। वो मेरी 7वीं तक पढ़ने की उसके मन में तैयारी थी। भाई उसके मन में 7वीं तक पढ़ाने की, उसकी माँ के मन में 7वीं तक पढ़ाने की तैयारी थी। आनंदा को वो 7वीं क्लास तक पढ़ाना चाहती थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। लेकिन दादा के आगे, जब उसके दादा गुस्सेल थे, कठोर स्वभाव के थे, जब वो चिल्लाते थे तो उनकी माँ का भी बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। भाई रात के समय मैं और मेरी माँ दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। भाई दत्ता जी राव देसाई भी इस बात से सहमत हो गए दादा से बात करने के लिए, और वो दीवार के पास बैठकर माँ ने सब कुछ उन्हें बताया और वो सहमत हो गए। दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। भाई वो सारा दिन अपना उनके कि दादा सारा ही दिन अपना रखमाबाई के पास गुजारते हैं, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। भाई हम मेरे दादा सारा दिन वहाँ पर बैठकर गुजारते हैं और खेती के काम में भी हाथ नहीं लगाते। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे। भाई माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को तो सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहेगा, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। भाई उसके पिताजी सारा दिन गांव में आज़ादी से घूमना चाहते थे और उसने इसकी पढ़ाई बंद कराकर इसे खेती में झोंक दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए। भाई यह सुनते ही जो देसाई थे वो चिढ़ गए। दत्ता जी राव देसाई जी जो थे वो चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। भाई उसको घर आने दे, अब मैं उसे बताता हूँ, अच्छे से देखना। उठते उठते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की धुलाई कर ली तो 2 महीने में
5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। भाई मैंने भी जब मैं वहाँ से निकलने लग गया माँ के साथ, तो मैंने भी दत्ता जी राव से कहा अभी तो जनवरी का महीना है और परीक्षा भी नज़दीक है, और कक्षा में जाकर अगर मैं बैठ गया और 2 महीने में मैं परीक्षा की तैयारी कर लूँगा तो मैं 5वीं कक्षा पार कर जाऊँगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरे पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया। भाई खेती में ऐसा कोई काम तो है नहीं, पहले भी मेरा 1 साल खराब हो गया और अब मैं अपने साल को बचा लूँगा। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। भाई दत्ता जी राव कहते हैं कि ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ और जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उसके पीछे से घड़ी भर बाद मैं तू भी आ जाना रे छोरा। भाई वो दत्ता जी राव कहते हैं आनंदा को, भाई पहले तो तुम जब तुम्हारे दादा आ जाए तो उसे भेज देना और थोड़ी ही देर में तुम भी उसके पीछे पीछे आ जाना। वो जी कहकर हाँ भरकर चले जाते हैं। कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना। भाई उसकी माँ ने डरते डरते यह कहा कि दत्ता जी राव को कि हमने आपको ये सब बातें कही हैं, ये दादा को मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी। भाई माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। भाई आप यही बताना कि माँ साग भाजी आपको देने आई थी, यही बात अच्छी होगी। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। भाई दत्ता जी राव कहते हैं अगर मैं उसके सामने तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा तो तुम डरना मत, उसका उत्तर साफ साफ देना। तो आनंदा कहते हैं नहीं जी, मैं डरूंगा नहीं। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आए। भाई 1 घंटा बीता था रात का, तो इतने में दादा घर पर आ गए। मैं घर में ही था और आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। भाई मैं साग और भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत में आ जाने पर जरा इधर भेज देना। भाई खेत से आ जाने के बाद तुम अपने मालिक को मेरे यहाँ भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा। भाई दादा ने आनंदा की माँ से अधीरता से पूछा उन्हें कुछ काम वाम था क्या। मुझे तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ। भाई वो कहती है मुझे तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तो दादा कहते तो चलो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। और दादा ये कह के जाते हैं कि अगर गणप्पा आ जाए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। भाई दादा के लिए देसाई के बाड़े से बुलावा आना दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा। भाई आधा घंटा बीत गया दादा को गए हुए, तो उस माँ ने मुझे कहा, आनंदा को कहा कि अब तू भी जा, कहना जीम ने बुलाया है। भाई और कहना दादा को बोलना कि खाने के लिए बुलाया है, भोजन करने के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है माँ। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। मैं वहां पर पहुंचा तो दत्ता राव जी मेरी इंतजार देख रहे थे। क्यों आया रे छोरा। भाई वो मुझको कहते किस लिए आया है छोरे तू यहाँ पर। भाई आनंदा तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। भाई दादा को बुलाने आया हूँ, खाना नहीं खाया है, बैठ बैठ थोड़ी देर। भाई वो उसको कहते थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जा, अभी तो आया है वह मेरे पास। भाई अभी तो यह तेरे दादा यहाँ पर अभी तो मेरे पास आए हैं, थोड़ी देर बैठ जाने दे। तो कहता है जी ठीक है, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, धीरे धीरे दत्ता जी राव देसाई पूछने लगे कौन सी में पढ़ता है रे तू। भाई वो मुझसे पढ़ने पूछने लगे कि कौन सी क्लास में पढ़ता है। जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। फिर वो कहते क्यों रे, अब तो क्यों नहीं जाता है। दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। भाई दादा ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया है,
क्योंकि खेतों में पानी देने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नप्पा? भाई वो देसाई जी कहते दादा को, क्यों रत्नप्पा, तुमने क्यों मना करा है इसको स्कूल जाने के लिए? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? भाई वो कहते कि फिर रत्नप्पा तुम क्या करते हो? सरकार ने दादा की जिरह करना शुरू किया। भाई सरकार ने दादा से क्वेश्चन करना शुरू किया, प्रश्न पूछना शुरू करा, तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। भाई सारी बातें बाहर निकल आई। फिर सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। भाई सरकार ने दत्ताजी राव देसाई जी ने दादा को खूब डांटा, खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। भाई खूब अच्छे से उन्हें डांट खिलाई। देसाई के मल्लाखेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। भाई देसाई के खेतों को छोड़ देने के बाद, पहले दादा देसाई के खेतों में काम करते थे, और देसाई के खेत का काम छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वे खेत में श्रम नहीं करता। भाई मन लगाकर वो खेत में परिश्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगती। लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है। भाई वो अपनी बीवी और बच्चों को काम में लगाकर और खुद गांव भर में घूमता, आज़ादी से घूमता रहता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किसी तरह छोरे का जीवन की बलि चढ़ा रहा है। भाई अब वो अपनी मस्ती के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अपने लड़के आनंदा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने उसको सुनाया। भाई यह सब देसाई जी ने, सरकार ने दादा को सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया। भाई दादा ने जितने भी तर्क दिए उन्हें, दत्ता जी राव ने उन सबको काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे अब मास्टर की। भाई तू सवेरे से पाठशाला जाएगा और चाहे कुछ भी हो तू पूरे साल की फीस भरेगा, इसका ध्यान रखियो। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। भाई अगर तेरे दादा ने तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजा तो सीधा मेरे पास चला आइयो। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना। भाई तुम सुबह शाम जो काम हो सकता है वो करना और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। भाई दत्ता जी देसाई जी कहते हैं कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा, इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, लेकिन तुझे मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। भाई तुम्हारे दादा इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करते हैं। मैंने मना कब किया है जी? दादा कहते कि मैंने इसे पढ़ने लिखने से मना कब किया है? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसको गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। भाई दादा ने इस अपने आप को बचाने के लिए आनंदा पर हल्ला बोल दिया। वो कहते कि चाहे भाई कभी यहाँ वहाँ घूमता रहता, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता था और सिनेमा देखता था, कभी खेलने जाता था, खेती के और घर के काम में तो इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। दादा ने इस तरह उसके ऊपर हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? फिर दत्ता जी देसाई कहते हैं कि क्यों रे छोकरे, उसको डांटते हुए कहते हैं, क्यों रे आनंदा? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे, उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। भाई आनंदा ने भी झूठा और सच्चा बातें मिलाकर और पिताजी की बातों पर वहाँ पर बोल दिया कि एक बार मेले के पट्टे पर मैंने पैसे लगाए थे, सिनेमा के लिए पैसे दादाजी देते नहीं थे, और माँ के साथ कंडे थपवा कर गोबर बीन कर उन्हें बेचकर कपड़े बनवाए थे। अब यह सब बंद कर सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। भाई अब
देसाई जी ने कहा, सरकार ने कहा अब सब कुछ बंद कर दे, सिर्फ पढ़ाई पर मन लगा, ना पास नहीं हुआ तो कभी भाई, पास नहीं हुआ कि कभी नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। भाई परीक्षा में मैं इसलिए नहीं बैठ पाया कि दादा ने मेरा पाठशाला जाना ही बंद करवा दिया। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। भाई अब तू घर जा और सवेरे से कल से ही पाठशाला जाना शुरू कर। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना कि अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ। भाई मैंने सुना दादाजी पिता को कह रहे थे, दादा को कह रहे थे देसाई जी कि बच्चे की जात है, एक आध बार यानी कभी कभी सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना क्या सही है। भाई वो पिताजी को फिर से डांटने लगे कि अगर इन सभी बातों पर उसका पढ़ना लिखना बंद करा दोगे तो क्या यह बात सही है। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। तो दादा ने कहा ठीक है, आप कहते हो तो मैं भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा। भाई दादा ने मन मार कर कहा एक आध वर्ष देखता हूँ, कुछ सुधार हो गया तो ठीक है। इस समय उसका कोई बस नहीं चला। भाई दादा का इस समय कोई बस नहीं चला। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। भाई जब खाना खा रहे थे घर में तो दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिरी होना चाहिए। भाई अगर तुम्हें पाठशाला जाना है तो दिन निकलते ही तुम्हारी हाजिरी खेत पर होनी चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। भाई सभी खेत में 11 बजे तक पानी लग जाना चाहिए। खेत पर से सीधा पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना। भाई खेत पर आओगे सवेरे सवेरे, जब आते समय अपने पढ़ने का बस्ता लेकर आना और सीधे वहीं से ही पाठशाला पहुंचना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे, मंजूर है क्या। भाई दादा ने आनंदा से वचन ले लिया कि तुम खेत में काम करोगे, स्कूल जा पाठशाला जाने से पहले भी और आने के बाद भी 1 घंटा तुम खेतों में काम करोगे, और जिस दिन खेतों में ज़्यादा काम होगा और तुम छुट्टी लेकर खेतों में काम करोगे, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम पाठशाला जाओगे। तो आनंदा कहते हैं हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिरी रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद में उमड़ रहा था। भाई आनंदा का मन आनंद से उमड़ रहा था, उन्हें पिताजी की सारी बातें मंजूर थी। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं। भाई नहीं तो तेरा पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ। उसके दादा कहते हैं अगर तू किसी दिन खेतों में नहीं आया तो गांव में तू मुझे जहाँ पर भी मिलेगा मैं तुझे वहीं पर मारूंगा। नहीं कि नहीं, तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। उसके दादा कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, बालिस्टर का मतलब वकील नहीं बनने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था। भाई आनंदा कहते कि उसके दादा और पिताजी बार बार कुर कर रहे थे और मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाना लगा। भाई मैं चुपचाप करके दादा की सारी बातें सुनता रहा और गर्दन नीची करके आनंद के साथ खाना खाने लगा। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। भाई इस तरह रोते धोते धक्का मारते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल ना रखते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। भाई हर चीज़ों से उसे छुटकारा मिल गया और 11 से 5 बजे तक चक्की की तरह पीसते हुए खेतों का काम करते हुए से उसको छुटकारा मिल गया। उस चक्की के मास्टर की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। भाई उस चक्की में पीसने से अच्छा मुझे मास्टर जी की मार
अच्छी लगती थी उसे वह सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। भाई जब पहली बार वो कक्षा में गया, गली के सिर्फ 2 लड़के ही पहचान के थे, बाकी कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर जी कहते कौन है, इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा का कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। भाई बस स्टॉप पर जैसे कोई अपनी पोटली संभाले हुए इंतजार करता है ना बस का, उसी तरह मैं भी अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर को संभाले हुए बैठा रहता था। क्या नाम है मेहमान का? भाई मास्टर जी कहते हैं क्या नाम है इस बच्चे का, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? भाई वो कहते कि क्या नाम है, नया बच्चा दिखाई देता है, क्या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। भाई उसने उस लड़के का मजाक उड़ाया और बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। भाई बालूगढ़ी में लाल मिट्टी होती है, उसके रंग में मटमैली मेरी धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देख देखे तुम्हारा गमछा। भाई वो लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखे तुम्हारा गमछा। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। भाई उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा, भाई अब मैंने सोचा मेरा गमछा तो गया, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। भाई उसने सोचा मेरे गमछे की पूरी कक्षा में खींचातानी होगी और वो फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया। भाई मन में यह सोचकर मैं डर गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। भाई उसने मास्टर जी की नकल की। बाद में गमछा सर से उतारकर टेबल पर रखकर अपने सर पर हाथ फेरा और हुश की आवाज की। इतने में मास्टर जी आ गए। वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। भाई इस तरह की घटना पहले दिन ही कक्षा में हो गई तो उसने मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा दिया और छाती में मेरे धक धक होने लगी। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। भाई मास्टर जी का नाम था रणनवरे। वो मास्टर जी कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा किसका है रे? भाई उन्होंने मटमैले गमछे को टेबल पर देखा और कहा यह गमछा किसका है? मैंने कहा मेरा है मास्टर जी। तू कौन है? मैं जकाते। भाई मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा था। गमछा ले जा पहले। भाई मास्टर जी कहते हैं पहले जा अपना गमछा ले जा। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? भाई तुमने यह गमछा यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। भाई उसने कहा कि उस लड़के ने मेरे सर से छीना था और उसे टेबल पर रख दिया। यह चहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। भाई जिसने यह शरारत की थी, मास्टर जी यह कहते हुए उसके पास चले गए।
मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। भाई मेरे बारे में पूछताछ की और भी, और उसके बाद कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा, जो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। मैं दीवार की तरफ पीठ कर कर जा बैठा और छुट्टी पूरी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कोआ के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोई चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। वे कक्षा के अंदर वैसा ही मेरा हाल था, कोए के बच्चों की तरह। पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। भाई पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। भाई मैं रास्ते में सोच रहा था कि सभी बच्चे मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं। तो इस तरह कैसे निभा होगा भाई, इस तरह कैसे चलेगा कक्षा के अंदर, कैसे मैं पढ़ूंगा, नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। फिर उसने सोचा मैं इस तरह की पाठशाला में नहीं जाऊंगा, इससे तो मैं अपना खेत ही अच्छा है। भाई फिर वो सोचने लगा पाठशाला से अच्छा तो अपना खेत ही है, चुपचाप काम करते रहो। भाई खेतों में तो चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में। भाई कक्षा में गली के तो 2 ही लड़के हैं, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं। वे क्या मदद करेंगे भाई, वो मेरी क्या मदद करेंगे, वो तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। मन उदास हो गया भाई, आनंदा का मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। भाई चौथी क्लास से 5वीं क्लास में आया था, जब कक्षा अपनी अपनी सी लगती थी, लेकिन अब उसे पराई पराई लगने लगी। अपना वहाँ कोई नहीं है भाई, उसे वहाँ पर अपना कोई भी नहीं लगा। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में फिर में था। भाई सवेरे हो गया और मैं फिर से उमंग में था, फिर से पाठशाला चला। माँ ने के पीछे पकड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। भाई मेरी माँ ने एक नई टोपी मंगवाई और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। भाई आनंदा का धीरे धीरे अपनी क्लास में लड़कों से परिचय बढ़ता चला गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। भाई उनके मास्टर का नाम मंत्री था। मंत्री मास्टर जो है वो कक्षा अध्यापक के रूप में कक्षा के अध्यापक बनकर क्लास में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। भाई मंत्री नामक जो मास्टर थे वो छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। भाई कोई गलत काम होने पर, काम ना करने पर वो हाथ से गर्दन को पकड़ते थे, नीचे झुकाकर पीठ पर घूसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। भाई उधम शरारती करने वाले बच्चे प्राय उनसे डरते थे और उन्हें मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। भाई जो मंत्री मास्टर थे वो गणित पढ़ाते थे और पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी देते थे। एकाध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एकाध लड़के को कि कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे वह ठोक देते थे। भाई अगर लड़कों में कोई मूर्खता दिखाई देती थी तो उसे वे वहीं ठीक कर देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता था। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। भाई सभी लड़के घर से पढ़कर आते थे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला था, किंतु बड़ा होशियार था। भाई उनकी कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक लड़का था जो दुबला पतला था और बहुत ही होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से वो शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। घर से पूरी तरह करके आता था। भाई वो घर से पूरी तैयारी करके आता था, हमेशा उसके सवाल सही निकलते थे। वो शांत स्वभाव का लड़का था।
दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। भाई वो कक्षा का मॉनिटर बना हुआ था और कक्षा में दूसरे बच्चों के सवालों की भी चेक करता था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। भाई वो हमेशा सबसे पहले बेंच पर मास्टर जी के पास बैठता था। कक्षा में उसका सम्मान होता था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। भाई मुझे यह लड़का अपनी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। नहीं, मैं उससे बड़ा था और पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। आनंदा सोचता है कि कक्षा का की मॉनिटरी मास्टर को मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना, पढ़ाई की अपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। भाई कक्षा में शरारतें करना, पढ़ाई की ना करना, यह सब मेरे लिए मुनासिब नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी है, यह नहीं भूलना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम तो बहुत ऊपरी हैं इसमें। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा। भाई इन सब बातों को सोचते सोचते मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा और मैं बसंत पाटिल की तरह ही अपनी पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए। भाई मैंने अपनी किताबों पर अखबार के कागज चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। भाई मैं अपना बस्ता अच्छे से व्यवस्थित करके रखने लगा। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने बैठता था। तो उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा। भाई मैंने मन लगाकर सब कुछ काम किया, उसके की तरह मैं पढ़ने लग गया, उसके की तरह मैं शाबाशी प्राप्त करने लग गया, तो मुझे गणित भी झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। भाई कभी कभी कक्षा में क्या होता था, बसंत पाटिल कक्षा में एक तरफ से और दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचता था, चेक करता था। इससे मेरी और बसंत की दोस्ती हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। भाई जो दोस्ती हुई उसकी बसंत के साथ और टीचरों ने, मास्टरों ने जो उसको आनंदा कहकर पुकारा, उसके साथ अपनेपन का व्यवहार किया, उसकी माँ ने उसका साथ दिया, इससे पाठशाला में मेरा विश्वास यानी आनंदा का विश्वास बढ़ने लगा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने यहीं तक करा। हमने देखा कि संघर्ष कर कर आनंदा ने किस तरह अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करा। अपने पिता से लड़कर खेतों में काम ना कर कर वो चाहता था कि पढ़ लिख कर भाई अच्छी नौकरी करूं, अच्छा काम करूं, जिससे 4 पैसे हम कमा सके। इस तरह हमने चैप्टर को पढ़ा और समझा। आप वीडियो को देखें और चैप्टर को अच्छे से समझें। भाई इसके बाद जब हम प्रश्न उत्तरों को करें हमें उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।